जय हिंद स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू आवर नो इंडिया सीरीज। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और कंसेप्चुअल टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, क्लाइमेट एंड नेचुरल सोर्सेज ऑफ इंडिया। अब जरा सोचिए, अगर इस साल मॉनसून थोड़ा सा वीक हो जाए तो सिर्फ बारिश ही नहीं बल्कि इंडिया की एग्रीकल्चर और इकानमी दोनों पर गहरा असर पड़ सकता है। इसीलिए ये टॉपिक यूपीएससी, एसएससी और हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से हमें समझ आता है कि हमारे देश का क्लाइमेट कैसे हमारी जियोग्राफी, फार्मिंग पैटर्न और नेचुरल वेल्थ को शेप करता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस टॉपिक को डिटेल में समझते हैं। इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लाइमेट एंड नेचुरल सोर्सेज के रिलेशनशिप की। क्लाइमेट एंड नेचुरल सोर्सेज आर क्लोजली इंटरलेटेड। क्लाइमेट और नेचुरल सोर्सेज एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। Climate influences the type of vegetation, wildlife, crops, water availability, and even the distribution of minerals and energy sources. क्लाइमेट का इफेक्ट सीधा सीधा हमारे रिसोर्सेज पर पड़ता है। अगर क्लाइमेट बदलेगा तो वेजिटेशन बदलेगी, क्रॉप्स बदलेंगे, वाइल्ड लाइफ चेंज होगी और वाटर अवेलेबिलिटी भी इम्पेक्ट होगी। इसीलिए कहा गया है, नेचर शेप्स लाइफ एंड क्लाइमेट शेप्स नेचर। अब जहाँ शेप्स का मतलब है, जैसे अगर किसी रीजन में ज़्यादा रेनफॉल होती है तो वहाँ डेंस फॉरेस्ट डेवलप होते हैं, एग्जाम्पल वेस्टर्न घाट्स। और अगर क्लाइमेट ड्राई हो और रेनफॉल कम हो तो डेजर्ट टाइप वेजिटेशन मिलती है, एग्जाम्पल राजस्थान। तो मतलब क्लियर है, क्लाइमेट डिसाइड करता है कि किसी भी रीजन का नेचुरल सेटअप कैसा होगा। क्लाइमेट डिटरमन्स व्हाट क्रॉप कैन बी ग्रोन, कौन सी क्रॉप्स ग्रो होंगी। जैसे राइस को हाई रेनफॉल चाहिए, इसीलिए वेस्ट बंगाल, असम जैसे ईस्टर्न स्टेट्स में ज़्यादा होता है। और बीट को कंपैरेटिवली ड्राई और कूल क्लाइमेट चाहिए, इसलिए पंजाब और हरियाणा में ज़्यादा मिलती है। व्हाट टाइप ऑफ फॉरेस्ट डेवलप, किस टाइप के फॉरेस्ट डेवलप होंगे, एवरग्रीन या डेसिडियस, ये भी क्लाइमेट पर डिपेंड करता है। अवेलेबिलिटी फॉर वाटर सोर्सेज, वाटर सोर्सेज की अवेलेबिलिटी। रिवर्स और वाटर सोर्सेज मेनली उन्हीं रीजन्स में डेवलप होते हैं जहां अच्छी रेनफॉल होती है। फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन मिनरल्स, क्लाइमेट बैदरिंग और इरोजन प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है, जो मिनरल्स के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। हाई रेनफॉल एरियाज में क्लाइमेट बैदरिंग ज़्यादा होती है, जिससे बॉक्साइट जैसे मिनरल्स मिलते हैं। पोटेंशियल फॉर एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर, विंड एंड हाइड्रो पावर। क्लाइमेट एनर्जी सोर्सेज का स्कोप डिसाइड करता है। ज़्यादा सनलाइट वाले एरियाज सोलर एनर्जी के लिए, तेज हवा वाले रीजन विंड एनर्जी के लिए, और ज़्यादा रेनफॉल वाले रीजन हाइड्रो पावर के लिए सुटेबल होते हैं। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि क्लाइमेट इंडायरेक्टली हमारे एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक रिसोर्सेज दोनों को कंट्रोल करता है। की आइडिया, रीजन्स विद फेवरेबल क्लाइमेट जनरली हैव अबंडेंट नेचुरल सोर्सेज। इसका सिंपल सा मतलब है, जहाँ क्लाइमेट फेवरेबल होता है वहाँ नेचुरल सोर्सेज भी जनरली ज़्यादा होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक्वाटोरियल रीजन्स जैसे ब्राज़ील और कोंगो बेसिन, वहाँ टेम्परेचर वार्म होता है और साल भर रेगुलर रेनफॉल मिलती है। इसी वजह से वहाँ डेंस फॉरेस्ट, रिच बायोडाइवर्सिटी और अबंडेंट नेचुरल सोर्सेज मिलते हैं। एक्वाटोरियल रीजन्स वो एरियाज होते हैं जो अर्थ के बिल्कुल बीच, इक्वेटर के पास होते हैं, जहाँ साल भर टेम्परेचर वार्म रहता है और रेगुलर हैवी रेनफॉल होती है। मतलब सिंपल सा है, जहाँ पर अच्छा क्लाइमेट होता है वहाँ रिसोर्सेज ज़्यादा मिलते हैं। मीनिंग ऑफ क्लाइमेट, क्लाइमेट रेफर्स टू द एवरेज वेदर कंडीशंस ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्लाइमेट का मतलब होता है किसी जगह के वेदर का लॉन्ग टाइम का एवरेज, जो आमतौर पर 30 ईयर्स या उससे ज़्यादा टाइम तक ऑब्जर्व किया जाता है। इट इंक्लूड्स टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। टेम्परेचर का मतलब है कितनी गर्मी या कितनी ठंड होती है। रेनफॉल का मतलब है कितनी और किस सीज़न में बारिश होती है। ह्यूमिडिटी का मतलब है हवा में मॉइस्चर कितना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर विंड्स और रेनफॉल पैटर्न को कंट्रोल करता है। अब एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझ लो वेदर और क्लाइमेट का। वेदर रोज चेंज होता है, जैसे आज धूप है, कल बारिश हो गई।
लेकिन क्लाइमेट लॉन्ग टर्म पैटर्न बताता है। जैसे हम कहते हैं इंडिया का मॉनसून क्लाइमेट है, और जहाँ भी यही लिखा है क्लाइमेट इज डिफरेंट फ्रॉम वेदर विच चेंजेस फ्रॉम डे टू डे। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखो, वेदर इज शॉर्ट टर्म कंडीशन एंड क्लाइमेट इज लॉन्ग टर्म एवरेज पैटर्न। अब बात करते हैं इंडिया के क्लाइमेट की। इंडिया हैज़ अ ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। अब इस टर्म को सिंपल तरीके से समझते हैं। ट्रॉपिकल का मतलब है इंडिया ट्रॉपिक्स के अंदर लोकेटेड है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लगभग देश के बीच से पास होता है। इसी वजह से इंडिया के ज़्यादातर हिस्सों में टेम्परेचर जनरली हाई रहता है। मॉनसून का मतलब है विंड्स का सीजनल रिवर्सल, यानी हवाओं का डायरेक्शन सीजन के साथ बदलना। इसी विंड सिस्टम की वजह से इंडिया में समर के टाइम हैवी रेनफॉल होती है। इसीलिए हम कहते हैं इंडिया हैज़ अ ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। इस क्लाइमेट के मेन फीचर्स हैं, सबसे पहले हॉट समर। नॉर्थ इंडिया के रीजन्स जैसे राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में मई और जून के महीने में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। माइल्ड विंटर्स, इंडिया में विंटर्स जनरली ज़्यादा सीवियर नहीं होते। खासकर पेनिनसुलर इंडिया में थोड़ा ठंड का इफेक्ट कम होता है। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर सीजनल रेनफॉल। इंडिया में ज़्यादातर बारिश साउथ वेस्ट मानसून से होती है, जो जून से सितंबर के बीच आता है। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात समझिए स्टूडेंट्स, इंडियन एग्रीकल्चर इज हाईली डिपेंडेंट ऑन मानसून रेनफॉल। इंडियन एग्रीकल्चर मानसून रेनफॉल पर हैवली डिपेंड करता है। अगर मानसून टाइम पर और अच्छा आए तो क्रॉप्स अच्छे से ग्रो करते हैं और प्रोडक्शन बढ़ता है। लेकिन अगर मानसून लेट हो जाए या वीक हो तो ड्रॉट और क्रॉप फेलियर जैसे प्रॉब्लम हो सकती हैं। इसी वजह से अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने इंडिया को कहा था द लैंड ऑफ मॉनसून्स। और सच में स्टूडेंट्स, मॉनसून इंडिया के लिए लाइफलाइन है, क्योंकि आज भी लगभग 60% पॉपुलेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। मीनिंग ऑफ मॉनसून। अब हम मॉनसून को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। Monsoon means the seasonal reversal of winds. It is associated with a change in rainfall pattern. Monsoon का मतलब है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स, यानी हवाओं का डायरेक्शन सीजन के साथ बदलना। अब सवाल है, ये रिवर्सल होता क्यों है? ये टेम्परेचर और प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है। समर के टाइम पर लैंड बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, जबकि ओशियंस रिलेटिवली कूल रहते हैं। इसीलिए लो प्रेशर लैंड पर बनता है और हाई प्रेशर ओशियन पर। और इसका रिजल्ट ये निकल कर आता है कि विंड्स ओशियन से लैंड की तरफ मॉइस्चर लेके आती हैं और फिर रेनफॉल होती है। इंडिया में दो मेन मॉनसून होते हैं। पहला है साउथ वेस्ट मॉनसून और दूसरा है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। साउथ वेस्ट मॉनसून जून से सितंबर के बीच में होता है। ये इंडिया का मेन रेनी सीजन होता है। ये विंड्स अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर लेके आती हैं, और इंडिया की लगभग 75 टू 90% एनुअल रेनफॉल इसी मॉनसून से होती है। इसीलिए हम कहते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून इज बैकबोन ऑफ इंडियन रेनफॉल। नॉर्थ ईस्ट मॉनसून अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होता है। ड्राई फॉर मोस्ट ऑफ इंडिया, ब्रिंग्स रेनफॉल टू तमिलनाडु एंड साउथ ईस्ट कोस्ट। जब साउथ वेस्ट मॉनसून वापस चला जाता है तो विंड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से चलती हैं। ये ज़्यादातर ड्राई होती हैं, लेकिन तमिलनाडु और साउथ ईस्ट कोस्ट में यही विंड्स रेनफॉल आती हैं। फॉर एग्जांपल चेन्नई, जहां अक्टूबर से दिसंबर के बीच मेन रेनफॉल होती है। तो याद रखो स्टूडेंट्स, मॉनसून सिर्फ एक वेदर सीजन नहीं है, बल्कि इंडिया के एग्रीकल्चर, वाटर सप्लाई और पूरी इकानमी का फाउंडेशन है। Latitudinal and longitudinal location of India. India's location strongly influences its climate. इंडिया का जियोग्राफिकल लोकेशन उसके क्लाइमेट को स्ट्रांगली इफेक्ट करता है। अब हम समझते हैं इंडिया का जियोग्राफिकल लोकेशन कैसे उसके क्लाइमेट को इफेक्ट करता है। इंडिया लाइज बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड्स।
and India lies between 68 degrees 7 minute east and 97 degree 25 minute east longitudes। अब हम समझते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स होते क्या हैं। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स इमेजिनरी लाइंस हैं अर्थ के ऊपर। सबसे पहले हम समझते हैं लैटिट्यूड के बारे में। मान लो जे एक अर्थ है, इसमें जो भी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उन्हें हम लैटिट्यूड्स कहते हैं। जहां आप ऐसे भी कह सकते हैं जो लाइंस ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में बनी होती हैं उन्हें हम कहते हैं लैटिट्यूड्स। और जो बीच वाली लाइन है इसे हम इक्वेटर कहते हैं और ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड्स का काम है बताना कोई जगह इक्वेटर से कितनी ऊपर या नीचे की तरफ है। ऊपर की तरफ है नॉर्थ लैटिट्यूड और नीचे की तरफ है साउथ लैटिट्यूड। और इंडिया 8 डिग्री 4 मिनट एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड की तरफ है। अब हम समझते हैं लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। मान लो जे एक अर्थ है और जो भी लाइंस वर्टिकल्स होती हैं या हम कह सकते हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ होती हैं उन्हें हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। और जो बीच वाली लाइन है इसे हम प्राइम मेरिडियन या ग्रीनिच मेरिडियन कहते हैं और ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड माना गया है। लॉन्गिट्यूड्स बताते हैं कि कोई जगह ग्रीनिच से ईस्ट या वेस्ट में कितनी दूर है। ये जो बीच वाली लाइन है इसके राइट साइड है ईस्ट लॉन्गिट्यूड और इसके लेफ्ट साइड है वेस्ट लॉन्गिट्यूड। अभी मैंने बताया जो बीच वाली लाइन है इसे हम प्राइम मेरिडियन या ग्रीनिच मेरिडियन भी कहते हैं। ग्रीनिच एक इंग्लैंड में जगह है। इसे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड मानने का रीज़न ये है क्योंकि वर्ल्ड को एक कॉमन रेफरेंस चाहिए था, इसलिए 1884 में ग्रीनिच को 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड माना गया। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ पासिस ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द इंडिया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लगभग इंडिया के बीच से गुजरता है। इसमें इंडिया की 8 स्टेट्स आती हैं जिनका नाम है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इंडिया का सदर्न पार्ट ट्रॉपिक्स के अंदर आता है। यहाँ वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है। और इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट सब ट्रॉपिकल जोन में आता है। यहाँ मॉडरेट से कोल्ड टेम्परेचर रहता है। इसीलिए स्टूडेंट्स, इंडिया का क्लाइमेट इतना डाइवर्स है। एक ही देश में कश्मीर में स्नो, राजस्थान में डेजर्ट हीट और केरला में हैवी ट्रॉपिकल रेनफॉल मिलती है। अब बात करें मैरीटाइम इन्फ्लुएंस की। इंडिया इज सराउंडेड बाय अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशियन ऑन 3 साइड्स, गिविंग इट अ मैरीटाइम इन्फ्लुएंस। इंडिया तीनों साइड से समुंदर से घिरा हुआ है। वेस्ट में अरेबियन सी, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल और साउथ में इंडियन ओशियन। ये वाटर बॉडीज टेम्परेचर को मॉडरेट रखती हैं। एग्जाम्पल के लिए मुंबई और चेन्नई जैसे कोस्टल सिटीज़ में टेम्परेचर ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता, जबकि दिल्ली जैसे इनलैंड एरियाज में समर्स बहुत हाई होते हैं और विंटर्स में भी काफ़ी ठंड पड़ती है। दिस लोकेशन प्लेसेस इंडिया इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन्स। इस लोकेशन की वजह से इंडिया ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन्स में आता है। मेजर सीजन्स ऑफ इंडिया आईएमडी क्लासिफिकेशन। अकॉर्डिंग टू द इंडिया मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी आईएमडी के हिसाब से इंडिया हैज़ 4 मेजर सीजन्स। इंडिया में क्लाइमेट को 4 मेजर सीजन्स में डिवाइड किया गया है। चलिए इन्हें एक एक करके डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला है कोल्ड वेदर सीज़न, जिसे हम विंटर सीज़न भी कहते हैं। ये जनवरी से फरवरी तक होता है। इस टाइम पर वेदर जनरली कूल और ड्राई होता है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। इस सीज़न में नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स प्रेवेल करती हैं जो लैंड से सी की तरफ चलती हैं, इसीलिए ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती। लेकिन इसी पीरियड में एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिना होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ये डिस्टर्बेंसेस मेडिटेरेनियन रीजन से आती है और नॉर्थ वेस्ट इंडिया जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और वेस्टर्न यूपी में
लाइट रेनफॉल करवाती है। इम्पॉर्टेंट फॉर रावी क्रॉप्स, और ये रेनफॉल रावी क्रॉप के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसलिए स्टूडेंट्स, विंटर सीज़न सिर्फ ठंड का सीज़न नहीं बल्कि इंडियन एग्रीकल्चर के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट सीज़न है। अब आते हैं दूसरे सीज़न पर, हॉट वेदर सीज़न या समर सीज़न। ये मार्च से मई तक होता है। इस समय टेम्परेचर्स बहुत हाई हो जाते हैं, स्पेशली नॉर्दर्न प्लेन्स जैसे राजस्थान, दिल्ली, यूपी, हरियाणा में। नॉर्थ इंडिया में एक खास टाइप की हार्ड ड्राई विंड चलती है जिसे हम लू कहते हैं। ये विंड्स दिन के टाइम चलती हैं और हीट वेव जैसी कंडीशन क्रिएट कर देती हैं जो हेल्थ के लिए भी डेंजरस होती हैं। इस सीज़न में कई जगहों पर डस्ट स्टॉर्म्स और लोकल थंडर स्टॉर्म्स भी आते हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में। एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस सीज़न एक प्रेपरेशन पीरियड होता है जिसमें फार्मर्स अपने फील्ड्स को मॉनसून क्रॉप्स के लिए रेडी करते हैं। अब आते हैं इंडिया के सबसे इम्पॉर्टेंट सीज़न पर, साउथ वेस्ट मॉनसून सीज़न। ये जून से सितंबर तक होता है। ये इंडिया का मेन रेनी सीज़न है और इसी पर डिसाइड होता है कि देश का एग्रीकल्चर सक्सेसफुल होगा या नहीं। इंडिया की लगभग 75 टू 90% एनुअल रेनफॉल इसी मॉनसून से मिलती है। इसीलिए इसे खास कहा जाता है लाइफलाइन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखो स्टूडेंट्स, रेनफॉल हर जगह इक्वल नहीं होती। जैसे मेघालय का माउसिनरम दुनिया का सबसे ज़्यादा रेनफॉल वाले प्लेसेस में से एक है, जबकि राजस्थान जैसे एरियाज में रेनफॉल बहुत कम होती है। इसी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल की वजह से इंडिया में अलग अलग रीजन्स में डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न्स डेवलप हुए हैं। Monsoon shows sudden onset, worst and occasionally dry spell called breaks। इसका मतलब है साउथ वेस्ट मानसून अचानक स्ट्रांग रेनफॉल के साथ आता है, इसलिए इसे मानसून वर्स्ट कहते हैं। लेकिन मानसून लगातार नहीं बरसता, बीच बीच में रेन रुक जाती है। इन ड्राई पीरियड्स को मानसून ब्रेक्स कहा जाता है। अब मानसून का लास्ट फेज आता है, रिट्रीटिंग मानसून सीजन। ये अक्टूबर से दिसंबर तक होता है। इस टाइम पर मॉनसून विंड्स नॉर्थ से साउथ की तरफ वापस रिट्रीट करती हैं, इसलिए इसे रिट्रीटिंग मॉनसून कहते हैं। इस पीरियड में देश के ज़्यादातर पार्ट्स में क्लियर स्काइज और प्लेजेंट वेदर मिलता है। लेकिन साउथ ईस्ट कोस्ट स्पेशली तमिलनाडु में नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स के थ्रू रेनफॉल होती है। और जहां एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखो, माउसिनरम जो मेघालय में है इज़ द बेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। तो स्टूडेंट्स, ये मॉनसून साइकिल का लास्ट फेज है जो क्लाइमेट और एग्रीकल्चर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट इज कंट्रोल्ड बाय सेवरल फिजिकल फैक्टर्स। पहला है लैटिट्यूड। एरिया क्लोजर टू द इक्वेटर रिसीव मोर हीट। सर्दर्न इंडिया हैज़ रिलेटिवली हाई टेम्परेचर्स थ्रू आउट द ईयर। इसका मतलब है जितना एरिया इक्वेटर के पास होता है उतनी ज़्यादा हीट रिसीव करता है, इसलिए सर्दर्न इंडिया रिलेटिवली ज़्यादा वार्म रहता है, जबकि नॉर्दर्न इंडिया हिमालयस के पास होने की वजह से ठंडा होता है। एग्जाम्पल है चेन्नई और दिल्ली। चेन्नई जनरली दिल्ली से ज़्यादा वार्म होता है। दूसरा है एल्टीट्यूड। टेम्परेचर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन हाइट। हिल स्टेशंस लाइक शिमला आर कूलर देन प्लेन्स लाइक दिल्ली। इसका मतलब है हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर घटता है, इसलिए शिमला मनाली जैसे हिल स्टेशंस ठंडे होते हैं, जबकि दिल्ली जैसे प्लेन्स कंपैरेटिवली गर्म होते हैं। तीसरा है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। कोस्टल एरियाज हैव मॉडरेट क्लाइमेट। इंटीरियर रीजन्स एक्सपीरियंस एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। इसका मतलब है कोस्टल एरियाज का क्लाइमेट मॉडरेट होता है, जैसे मुंबई, चेन्नई। लेकिन इंटीरियर एरियाज जैसे दिल्ली, जयपुर में गर्मी और ठंड दोनों ज़्यादा होती हैं। चौथा है प्रेशर एंड विंड सिस्टम। सीजनल चेंजेस इन प्रेशर कॉज मॉनसून विंड्स। दीज विंड्स ब्रिंग रेनफॉल ड्यूरिंग समर्स। सीजनल प्रेशर डिफरेंस की वजह से मॉनसून विंड्स डेवलप होती हैं। समर में लैंड पर लो प्रेशर बनता है, इसलिए विंड्स ओशियन से लैंड की तरफ आती हैं और रेनफॉल होती है। पांचवा है रिलीफ फीचर्स, जहाँ हम हिमालयास भी कह सकते हैं। ब्लॉक कोल्ड विंड्स
from Central Asia force monsoon winds to rise and cause rainfall, act as a climate barrier for India. इसका मतलब है हिमालयाज क्लाइमेट बैरियर की तरह काम करते हैं। ये सेंट्रल एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकते हैं और मॉनसून विंड्स को अपलिफ्ट करके रेनफॉल करवाते हैं। तो कंक्लूजन निकल कर ये आता है, अगर हिमालयास ना होते तो इंडिया का क्लाइमेट सेंट्रल एशिया जैसे ड्राई होता। सिक्स्थ है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ओरिजिनेट फ्रॉम द मेडिटेरेनियन रीजन, ब्रिंग विंटर रेनफॉल टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया, इंपॉर्टेंट फॉर बीट क्रॉप्स। इसका मतलब है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस मेडिटेरेनियन रीजन से आने वाले लो प्रेशर सिस्टम्स होते हैं। ये वेस्टर्ली विंड्स के साथ चलकर इंडिया के नॉर्थ वेस्ट रीजन जैसे पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश तक पहुंचते हैं। विंटर सीजन में जो लाइट रेनफॉल करवाते हैं, जो रावी क्रॉप्स स्पेशली बीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इंडियन एग्रीकल्चर के लिए क्रूशियल रोल प्ले करती है। लास्ट है वेजिटेशन कवर। डेंस वेजिटेशन इंक्रीजेज ह्यूमिडिटी, फॉरेस्ट हेल्प इन क्लाइमेट रेगुलेशन। इसका मतलब है डेंस वेजिटेशन जैसे फॉरेस्ट क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं, क्योंकि ट्रीज ट्रांसपीरेशन के थ्रू एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बढ़ाते हैं। फॉरेस्ट टेम्परेचर को मॉडरेट रखते हैं, CO2 अब्जॉर्ब करके ग्लोबल वार्मिंग कम करते हैं और रेनफॉल पैटर्न पर इंडायरेक्ट इफेक्ट डालते हैं। इसीलिए अमेज़न रेन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है। इंडिया में फॉरेस्ट और हिमालयास जैसे रिलीफ फीचर्स मिलाकर क्लाइमेट को स्टेबल रखते हैं। इनका काम है ठंडी हवाओं को रोकना और मॉनसून विंड्स को ऊपर उठाना। की पॉइंट, द हिमालयास एक्ट एज अ क्लाइमेट बैरियर फॉर इंडिया। ENSO, El Nino Southern Oscillation and Indian Monsoon. ENSO is a climatic phenomenon related to periodic warming and cooling of the Central and Eastern Pacific Ocean. ENSO का मतलब है पैसिफिक ओशियन के सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट में पानी का टेम्परेचर कभी गर्म और कभी ठंडा होना, और इस चेंज का इफेक्ट पूरी दुनिया के क्लाइमेट पर पड़ता है। अगर सिंपल वर्ड्स में समझे तो पैसिफिक ओशियन का टेम्परेचर जब एबनॉर्मल तरीके से चेंज होता है तो उसका इफेक्ट इंडियन मॉनसून पर भी पड़ता है। इट हैज़ थ्री फेसेस, एल नीनो, ला नीना एंड न्यूट्रल। सबसे पहले हम एल नीनो के बारे में समझेंगे। एल नीनो का मतलब है पैसिफिक ओशियन के पानी का एबनॉर्मल वार्मिंग। जब पैसिफिक वार्म होता है तो इंडियन ओशियन से इंडिया की तरफ आने वाली मॉनसून सर्कुलेशंस वीक हो जाती हैं। इसका रिजल्ट ये निकल कर आता है, इंडियन समर मॉनसून कमज़ोर पड़ जाता है और इंडिया में ड्रॉट लाइक कंडीशन बन सकती हैं। इसकी एग्जांपल भी है 2015 और 16 का एल नीनो इवेंट, जिसमें इंडिया में मॉनसून रेनफॉल डेफिशिएंट रही थी। अब आते हैं दूसरे फेज पर, जिसका नाम है ला नीना। ला नीना का मतलब है पैसिफिक ओशियन के पानी की एबनॉर्मल कूलिंग। जब पैसिफिक ठंडा होता है तो इंडियन मॉनसून सर्कुलेशन स्ट्रांग हो जाती है और इसका इफेक्ट ये होता है कि इंडिया में अबव नॉर्मल रेनफॉल होती है और कई बार फ्लड लाइक सिचुएशन भी बन सकती है। अब एक और फेस होता है न्यूट्रल, जिसमें पैसिफिक का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है और मॉनसून भी जनरली नॉर्मल बिहेव करता है। अब हम समझते हैं एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन की सिग्निफिकेंस क्या है। ENSO is one of the most important global factor influencing year-to-year variability of Indian monsoon rainfall. ENSO दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट ग्लोबल क्लाइमेटिक फैक्टर में से एक है, जो इंडिया के मॉनसून रेनफॉल में ईयर टू ईयर वेरिएबिलिटी लाता है। मतलब हर साल मॉनसून ज़्यादा या कम क्यों होता है, उसका एक बड़ा रीज़न ENSO भी होता है। इंडियन ओशन डाइपोल IOD। Indian Ocean Dipole refers to the difference in sea surface temperature between the western and eastern part of the Indian Ocean. Indian Ocean Dipole यानी IOD का मतलब होता है इंडियन ओशियन के वेस्टर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट के बीच सी सरफेस टेम्परेचर का डिफरेंस। सिंपल वर्ड में समझे तो इंडियन ओशियन के दोनों एंड्स का पानी अगर अलग अलग तरह से गर्म या ठंडा हो जाए तो उसे हम कहते हैं IOD। ये टेम्परेचर डिफरेंस विंड्स और रेनफॉल पैटर्न को चेंज करता है और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडियन मॉनसून पर पड़ता है। IOD के मेनली दो टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव IOD और नेगेटिव IOD। सबसे पहले हम पॉजिटिव IOD के बारे में पढ़ते हैं।
इसमें वेस्टर्न इंडियन ओशियन ज़्यादा वार्म होते हैं और ईस्टर्न इंडियन ओशियन रिलेटिवली कूल होते हैं। इस सिचुएशन में मॉइस्चर अफ्रीका से इंडिया की तरफ ज़्यादा मूव करता है, जिसका इफेक्ट होता है कि इंडिया में मानसून स्ट्रांग होता है और रेनफॉल अच्छी मिलती है। अब हम समझते हैं नेगेटिव आईओडी के बारे में। इसमें ईस्टर्न इंडियन ओशियन ज़्यादा वार्म होते हैं और वेस्टर्न पार्ट ठंडा होता है। इसका ये रिजल्ट निकल कर आता है कि मॉइस्चर इंडोनेशिया साइड पर ज़्यादा चला जाता है और इंडियन मानसून वीक पड़ जाता है। अब हम समझते हैं कि आईओडी इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। अ पॉजिटिव आईओडी कैन ऑफसेट द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ एल नीनो। एक पॉजिटिव आईओडी एल नीनो के एडवर्स इम्पैक्ट को भी ऑफसेट कर सकता है। मतलब अगर एल नीनो मानसून को वीक कर रहा हो लेकिन साथ में पॉजिटिव आईओडी डेवलप हो जाए तो इंडिया को फिर भी नॉर्मल या अच्छी रेनफॉल मिल सकती है। एग्जाम्पल 2019 में एल नीनो जैसे कंडीशन होने के बावजूद इंडिया को नियर नॉर्मल मानसून मिला और इसका मेन रीज़न था स्ट्रांग पॉजिटिव आईओडी। इसलिए स्टूडेंट्स, सिर्फ ईएनएसओ ही नहीं बल्कि आईओडी भी इंडियन मानसून को कंट्रोल करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इसका कंक्लूजन ये निकल कर आता है, इंडियन ओशियन डाइपोल मतलब आईओडी इंडियन मानसून सिस्टम को मॉड्यूलेट करता है, यानी कभी रेनफॉल बढ़ा देता है और कभी कम कर देता है। रोल ऑफ जेट स्ट्रीम्स इन इंडियन ओशियन। अब हम समझते हैं जेट स्ट्रीम्स क्या होते हैं। जेट स्ट्रीम्स आर फास्ट फ्लोइंग एयर करंट इन द अपर एटमॉस्फेयर। मतलब एटमॉस्फेयर के ऊपर के पार्ट में चलने वाली बहुत तेज हवा की नदियाँ। इनकी स्पीड कभी कभी 200 से 300 किलोमीटर पर हार तक भी हो सकती है और ये विंड्स वेदर और मानसून को कंट्रोल करने में बड़ा रोल प्ले करती हैं। टू इम्पॉर्टेंट जेट स्ट्रीम्स फॉर इंडिया। पहला है सब ट्रॉपिकल वेस्टली जेट STWJ और दूसरा है ट्रॉपिकल ईस्टली जेट TEJ। चलिए इनको एक एक करके समझते हैं। पहले हम समझते हैं सब ट्रॉपिकल वेस्टली जेट STWJ। वेस्टली मतलब वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलने वाली जेट। ये जेट स्ट्रीम्स विंटर सीजन में प्रिवेल करती हैं और ये हिमालय के नॉर्थ साइड से होते हुए फ्लो करती हैं। इसका मेन रोल होता है, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को नॉर्थ इंडिया तक लाती हैं। मतलब मेडिटेरेनियन रीजन से जो लो प्रेशर सिस्टम आते हैं उनको जहीज सब ट्रॉपिकल वेस्टली जेट गाइड करके पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और वेस्टर्न यूपी तक पहुंचाती है। और इसी वजह से विंटर में इन रीजन में लाइट रेनफॉल और स्नोफॉल होती है जो रावी क्रॉप्स स्पेशली बीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा है ट्रॉपिकल ईस्टली जेट TEJ। ये जेट स्ट्रीम्स समर सीजन में डेवलप होती हैं और ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती हैं। जब समर में इंडियन सबकॉन्टिनेंट ज़्यादा गर्म हो जाता है तो अपर एटमॉस्फेयर में प्रेशर पैटर्न चेंज होता है और ट्रॉपिकल ईस्टली जेट डेवलप होती है। इसका मेन रोल होता है, ये इंडियन लैंडमास पर लो प्रेशर को स्ट्रेंथन करती है। जब लो प्रेशर स्ट्रांग होता है तो सरफेस पर ओशियन से विंड्स ज़्यादा फोर्स के साथ लैंड की तरफ आती हैं और यही विंड्स बन जाती हैं साउथ वेस्ट मानसून। इसलिए TAJ मानसून के ऑनसेट में हेल्प करती है और मानसून को इंटेंसिफाई करती है। Significance of jet streams. Seasonal shift of jet streams is essential for proper monsoon circulation. इसका मतलब है विंटर से समर आते टाइम STWJ नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होती हैं और TAJ इंडियन सबकॉन्टिनेंट के ऊपर डेवलप होती हैं। ये शिफ्ट अगर सही टाइम पर हो जाए तो मानसून टाइम पर आता है और नॉर्मल रहता है। लेकिन अगर STWJ लेट तक ऊपर ही बनी रहे या TAJ वीक डेवलप हो तो मानसून डिले हो सकता है या वीक पड़ सकता है। इसलिए स्टूडेंट्स, जेट स्ट्रीम्स का सीजनल मूवमेंट मानसून के टाइमिंग, स्ट्रेंथ और डिस्ट्रीब्यूशन को डायरेक्टली कंट्रोल करता है। क्लाइमेट टाइप्स ऑफ इंडिया, कोपन क्लासिफिकेशन। अब स्टूडेंट्स चलिए समझते हैं कोपन क्लासिफिकेशन के हिसाब से इंडिया के क्लाइमेट टाइप्स। कोपन क्लासिफिकेशन एक साइंटिफिक सिस्टम है जिसमें क्लाइमेट्स को मेनली टेम्परेचर और रेनफॉल पैटर्न के बेस पर डिवाइड किया जाता है। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग इंडिया में कई तरह के क्लाइमेट रीजन्स मिलते हैं क्योंकि हमारा देश लैटिट्यूडनल और रिलीफ दोनों सेंस में बहुत डाइवर्स है। चलिए मेजर क्लाइमेट रीजन्स को एक एक करके देखते हैं। पहला है ट्रॉपिकल वेट। ये क्लाइमेट मेनली मिलता है वेस्टर्न कोस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, जैसे केरला और असम। इसके फीचर्स हैं
हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, हाई ह्यूमिडिटी, डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट। इस रीजन में बारिश इतनी ज़्यादा होती है कि जहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट डेवलप हो जाते हैं। दूसरा है ट्रॉपिकल ड्राई क्लाइमेट। ये मिलता है राजस्थान और गुजरात के थार डेजर्ट में। इसके फीचर्स हैं वेरी लो रेनफॉल, एरिड कंडीशंस, हाई डे टेम्परेचर्स जहां वेजिटेशन स्पार्स होती है और लाइफ मेनली वाटर अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करती है। तीसरा है ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट। ये मिलता है सेंट्रल इंडिया जैसे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। इस क्लाइमेट में मॉनसून के टाइम रेनफॉल होती है, बाकी टाइम रिलेटिवली ड्राई कंडीशन रहती है। डेसिडियस फॉरेस्ट डेवलप होते हैं, इसलिए ये रीजन एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी सुटेबल माना जाता है। चौथा है सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट। ये मिलता है नॉर्दर्न प्लेन्स जैसे यूपी और बिहार में। इस क्लाइमेट की खास बात है हॉट समर्स, कोल्ड विंटर्स एंड मॉनसून रेनफॉल, मतलब जहाँ क्लियरली अलग अलग सीजन्स मिलते हैं, जो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स की पहचान है। पांचवा है माउंटेन क्लाइमेट। ये मिलता है हिमालयन रीजन जैसे जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। इसके फीचर्स हैं लो टेम्परेचर, स्नोफॉल इन विंटर्स, क्लाइमेट चेंजेस रैपिडली विद एल्टीट्यूड। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है, टेम्परेचर गिरता जाता है और वेजिटेशन भी चेंज होती जाती है। डोमिनेंट टाइप ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इन सब के बावजूद इंडिया का डोमिनेंट क्लाइमेट है ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। मतलब टेम्परेचर ट्रॉपिकल है और रेनफॉल मेनली मॉनसून विंड्स पर डिपेंड करती है। इसलिए इंडिया के एग्रीकल्चर, रिवर्स, फॉरेस्ट सब कुछ मॉनसून के बिहेवियर से डायरेक्टली लिंक्ड है। क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया। क्लाइमेट चेंज रेफर टू लॉन्ग टर्म चेंजेस इन टेम्परेचर एंड वेदर पैटर्न ड्यू टू नेचुरल एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़। क्लाइमेट चेंज का मतलब है टेम्परेचर और वेदर पैटर्न्स में लॉन्ग टर्म चेंज, जो नेचुरल फैक्टर के साथ साथ मेनली ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे फॉसल फ्यूल्स की बर्निंग, डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियल एमिशंस की वजह से होता है। इसका कोर रीज़न है एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेज का इंक्रीज जैसे CO2, मीथेन एक्सेट्रा। मेजर इम्पैक्ट्स ऑन इंडिया, इंक्रीज इन फ्रिक्वेंसी ऑफ हीट वेव्स। हर साल आप सुनते हो नॉर्थ इंडिया में सीवियर हीट वेव्स, मतलब ज़्यादा दिन तक एक्सट्रीम गर्मी, जो ह्यूमन हेल्थ, प्रोडक्टिविटी और वाटर डिमांड को अफेक्ट करती है। इरेटिक मॉनसून एंड एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स, कभी मॉनसून लेट, कभी अर्ली, कभी शॉर्ट टाइम में बहुत हैवी रेन। इससे फ्लड्स और लैंडस्लाइड जैसे डिजास्टर्स बढ़ते जा रहे हैं। मोर फ्लड्स एंड ड्रॉट्स, एक ही देश में कहीं फ्लड्स कहीं ड्रॉट्स, ये इम्बैलेंस क्लाइमेट चेंज का क्लियर साइन है। मेल्टिंग ऑफ हिमालयन ग्लेशियर अफेक्टिंग रिवर फ्लो, हिमालयन ग्लेशियर्स पिघलने से शुरू में रिवर्स में ज़्यादा वाटर, लॉन्ग टर्म में वाटर स्क्योसिटी का रिस्क हो जाता है। इसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसे रिवर सिस्टम्स डायरेक्टली अफेक्टेड हैं। राइज इन साइक्लोन्स ओवर कोस्टल एरियाज, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में साइक्लोन्स ज़्यादा फ्रीक्वेंट और इंटेंस हो रहे हैं, जैसे अम्पान, फैनी एक्सेट्रा। इससे कोस्टल स्टेट्स उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु ज़्यादा वल्नरेबल हो रहे हैं। इम्प्लीफिकेशंस, अब देखते हैं इन इम्पैक्ट से डायरेक्ट इम्प्लीफिकेशन क्या है, मतलब इंडिया के लिए इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा। थ्रेट टू एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, इरेटिक रेनफॉल और हीट स्ट्रेस से क्रॉप फेल होते हैं। इसका मतलब फार्मर की इनकम और नेशनल फूड सिक्योरिटी दोनों पर रिस्क है। वाटर स्केर्सिटी, ग्लेशियर का मेल्ट, इरेगुलर रेनफॉल और ओवर यूज फ्यूचर में फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी एक मेजर चैलेंज बन सकती है। इंक्रीज्ड वल्नरेबिलिटी ऑफ कोस्टल रीजन्स, सी लेवल राइज और साइक्लोन से कोस्टल सिटीज, पोर्ट्स और लाइवलीहुड पर डायरेक्ट खतरा है। तो स्टूडेंट्स, क्लाइमेट चेंज सिर्फ इन्वायरमेंट का इशू नहीं, बल्कि डेवलपमेंट और सर्वाइवल का इशू बन चुका है। कंक्लूजन, इंडिया नीड्स क्लाइमेट रिसाइलेंट डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट। इसलिए कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं, इंडिया को चाहिए क्लाइमेट रिसाइलेंट डेवलपमेंट, मतलब ऐसा डेवलपमेंट जो क्लाइमेट रिस्क को ध्यान में रखे, और साथ ही सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट, ताकि हम आज भी डेवलप करें और कल के लिए रिसोर्सेज भी बचा कर रखें।
रिन्यूएबल एनर्जी, एफॉरेस्टेशन, वाटर कंजर्वेशन और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, ये सब इंडिया के फ्यूचर के लिए की पिलर होंगे। तो याद रखो स्टूडेंट्स, क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, लेकिन उसका सोल्यूशन लोकल एक्शन से ही आएगा। नेचुरल रिसोर्सेज, सबसे पहले डेफिनेशन समझ लो। नेचुरल रिसोर्सेज आर गिफ्ट ऑफ नेचर दैट आर यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स। नेचुरल रिसोर्सेज वो गिफ्ट ऑफ नेचर हैं जो ह्यूमन बींग के लिए यूजफुल होते हैं, जैसे वाटर, एयर, मिनरल्स, फॉरेस्ट और एनर्जी रिसोर्सेज। इन्हीं रिसोर्सेज पर हमारी लाइफ, इकॉनमी और डेवलपमेंट डिपेंड करती है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजन। नेचुरल रिसोर्सेज को हम पहले क्लासिफाई करते हैं उनके ओरिजन के बेस पर। पहला है बायोटिक रिसोर्सेज, जो लिविंग सोर्स से आते हैं। एग्जांपल फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, कोल, पेट्रोलियम। भले ही कोल और पेट्रोलियम आज लिविंग नहीं है, लेकिन ये पुराने प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन से बने हैं, इसलिए इन्हें बायोटिक ओरिजिन का माना जाता है। दूसरा है एबायोटिक रिसोर्सेज, जो नॉन लिविंग सोर्सेज से आते हैं। एग्जांपल्स मिनरल्स, वाटर, एयर। अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रेन्यूएबिलिटी। पहला है रेन्यूएबल रिसोर्सेज, इसका मतलब है जो नेचर में बार बार रीजनरेट हो सकते हैं। एग्जांपल वाटर, फॉरेस्ट, विंड, सोलर एनर्जी। अगर इन्हें प्रॉपरली मैनेज किया जाए तो ये लॉन्ग टर्म तक यूज हो सकते हैं। दूसरा है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, जो एक बार एग्जॉस्ट हो जाएं तो ह्यूमन टाइम स्केल पर इजीली रिप्लेस नहीं होते। एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ये रिसोर्सेज बनने में लाखों साल ले लेते हैं, इसलिए इनका ओवरयूज फ्यूचर के लिए डेंजरस है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो, कोल और पेट्रोलियम बायोटिक ओरिजिन के हैं, लेकिन रिन्यूएबिलिटी के बेस पर नॉन रिन्यूएबल हैं। फॉरेस्ट रिसोर्सेज, तो स्टूडेंट्स फॉरेस्ट को हम सिर्फ पेड़ पौधे नहीं समझते। फॉरेस्ट आर एक्चुअली द ग्रीन लंग्स ऑफ आवर प्लेनेट। फॉरेस्ट आर वाइटल फॉर, पहला है ऑक्सीजन एंड कार्बन बैलेंस। इसका मतलब है ट्रीज CO2 अब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, इसलिए क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने में फॉरेस्ट का की रोल होता है। दूसरा पॉइंट है रेनफॉल एंड क्लाइमेट रेगुलेशन। फॉरेस्ट इवेपोट्रांसपिरेशन के थ्रू रेनफॉल को इन्फ्लुएंस करते हैं और लोकल क्लाइमेट को मॉडरेट बनाते हैं। इवेपोट्रांसपिरेशन का मतलब होता है प्लांट्स और जमीन से पानी का मिलकर हवा में चले जाना। फॉरेस्ट और वाइटल फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, मतलब इंडिया की ह्यूज बायोडाइवर्सिटी, प्लांट्स, एनिमल्स, मेडिसिनल स्पीशीज फॉरेस्ट के अंदर ही प्रोटेक्टेड रहती हैं। अगला पॉइंट है लाइवलीहुड ऑफ मिलियंस, मतलब मिलियंस ऑफ लोग, स्पेशली ट्राइबल कम्युनिटीज, फॉरेस्ट पर डिपेंड करते हैं फूड, फ्यूल, फोडर और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए। अब है फॉरेस्ट कवर, अबाउट 24% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। इंडिया का अराउंड 24% जियोग्राफिकल एरिया फॉरेस्ट के अंदर आता है। 33% फॉरेस्ट कवर एज पर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। एग्जाम्पल के लिए मध्य प्रदेश हैज़ द मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया, और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जैसे अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में फॉरेस्ट बहुत डेंस हैं। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट मिलते हैं हाई रेनफॉल एरियाज में, जैसे वेस्टर्न घाट्स और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, केरला, असम, जहां हमें ट्रीज मिलते हैं माहोगनी, रोजवुड और एवनी, जहां साल भर ग्रीन कवर रहता है क्योंकि ट्रीज लीव्स शेड नहीं करते। दूसरा है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, इंडिया का सबसे वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट। ये सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है, जहां मॉडरेट रेनफॉल होती है और जहां हमें ट्रीज मिलते हैं टीक, साल और बैम्बू, और जहाँ का फीचर है ड्राई सीजन में लीव्स शेड कर देते हैं, इसीलिए डेसिडियस फॉरेस्ट कहते हैं। तीसरा है थॉर्न फॉरेस्ट, जहाँ हमें एरिड और सेमी एरिड रीजन जैसे राजस्थान में मिलते हैं, और जहाँ लो रेनफॉल होती है, और जहाँ हमें मिलते हैं कैक्टस और बबूल, और जहाँ का फीचर है प्लांट्स के थॉर्न्स और स्मॉल लीव्स वाटर लॉस कम करते हैं। चौथा है मैनग्रूव फॉरेस्ट, कोस्टल डेल्टास, स्पेशली सुंदरबंस, सलाइन और टाइडल एरियाज, और इसका मेन फीचर है रूट्स पार्शली सबमर्ज रहती हैं, जो वेव्स और साइक्लोन से कोस्ट को प्रोटेक्ट करती हैं। माउंटेन फॉरेस्ट, हिमालयन रीजन, ये हमें हिमालयन रीजन में मिलते हैं, जैसे J&K, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और जहाँ हमें पाइन ट्रीज देखने को मिलते हैं,
और जहाँ का फीचर है एल्टीट्यूड के साथ वेजिटेशन चेंज होती जाती है। अब कुछ फैक्ट्स देख लो। लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट सुंदरबंस, ये यूनेस्को साइट है। स्टेट विद मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया है मध्य प्रदेश। मेजर साइल टाइप्स ऑफ इंडिया एंड क्रॉप्स। साइल इज एन इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्स एंड द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर। साइल सिर्फ मिट्टी नहीं होती, बल्कि ये भी इंडियन एग्रीकल्चर की फाउंडेशन है। इंडिया में डिफरेंट टाइप ऑफ साइल्स मिलती हैं और हर साइल का अपना क्रॉप पैटर्न होता है। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहली है एलुवियल साइल। ये साइल मिलती है नॉर्दर्न प्लेन्स और रिवर वैलीज में, जैसे गंगा यमुना ब्रह्मपुत्रा बेसिन। ये बहुत फर्टाइल होती है क्योंकि रिवर्स हर साल फ्रेश सेडिमेंट्स लाती हैं। क्रॉप्स राइस बीट शुगर केन। इस एलुवियल साइल की वजह से पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न यूपी को ग्रैनरी ऑफ इंडिया कहा जाता है। दूसरी है ब्लैक साइल। इसे हम रेगुर साइल भी कहते हैं। ये मेनली मिलती है डेक्कन प्लेट्यूस में, लाइक महाराष्ट्र मध्य प्रदेश गुजरात तेलंगाना। इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है हाई मॉइस्चर रिटेंशन। इसमें क्रॉप्स होती हैं कॉटन शुगर केन, इसलिए कॉटन को ब्लैक साइल का किंग क्रॉप कहा जाता है। तीसरी है रेड साइल। ये मिलती है सदर्न और ईस्टर्न इंडिया में, लाइक तमिलनाडु कर्नाटका उड़ीसा और छत्तीसगढ़। आयरन कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से इसका कलर रेड होता है। और इस साइल में क्रॉप्स होती हैं मिलेट्स पल्सीज ग्राउंडनट्स। फोर्थ है लेटराइट साइल। ये डेवलप होती है हाई रेनफॉल और हाई टेम्परेचर एरिया में, जैसे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न प्लेटोस में। इसका मेन फीचर है जहाँ लीचिंग ज़्यादा होती है, इसलिए न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं। जहाँ हमें क्रॉप्स देखने को मिलती हैं टी कॉफ़ी रबर। इसलिए आप देखेंगे कि केरला और कर्नाटका में प्लांटेशंस लेटराइट साइल पर ही है। पांचवी है डेजर्ट साइल। ये हमें मिलती है राजस्थान के एरिड रीजन्स में। इस साइल में हमें क्रॉप्स देखने को मिलती हैं बाजरा और बारले विद इरिगेशन। इंदिरा गांधी कनाल जैसे प्रोजेक्ट्स ने जहां एग्रीकल्चर पॉसिबल बनाया है। नेक्स्ट है माउंटेन साइल। ये मिलती है हिमालयन रीजन में, जैसे जम्मू एंड कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट हिल्स, जहां हमें क्रॉप्स देखने को मिलती हैं टी और फ्रूट्स। इसीलिए दार्जिलिंग और असम की टी वर्ल्ड फेमस है। कंक्लूजन। Soil type along with climate determines cropping pattern in India. Mineral resources. India is a mineral rich country providing raw materials for industries. इंडिया एक मिनरल रिच कंट्री है और ये मिनरल्स हमारी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल का काम करते हैं। चाहे स्टील हो सीमेंट हो या पावर जनरेशन, इन सब का बेस मिनरल ही होते हैं। अब हम देखते हैं मेजर मिनरल्स और मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। पहला है आयरन ओर। ये स्टील इंडस्ट्री का बैकबोन है। उड़ीसा झारखंड और छत्तीसगढ़ मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। दूसरा है कोल। कोल हमारे थर्मल पावर प्लांट और इंडस्ट्रीज के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फ्यूल है और इसकी मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं झारखंड छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तीसरा है बॉक्साइट। बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनता है जो एयरक्राफ्ट यूटेंसिल्स केबल्स में यूज होता है और इसकी मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं उड़ीसा और गुजरात। नेक्स्ट है मैंगनीज। मैंगनीज स्टील को स्ट्रांग बनाने के लिए यूज होता है और इसकी मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। और नेक्स्ट है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन सीमेंट इंडस्ट्री का मेन रॉ मटेरियल है। लाइमस्टोन की मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं मध्य प्रदेश राजस्थान और आंध्र प्रदेश। अब फैक्ट याद रखो, इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का वर्ल्ड में। वाटर रिसोर्सेज। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ एग्रीकल्चर पावर एंड इंडस्ट्रीज। बिना पानी के ना लाइफ पॉसिबल है, ना एग्रीकल्चर ना इंडस्ट्रीज और ना ही पावर जनरेशन। इंडिया जैसी एग्रीकल्चर कंट्री के लिए वाटर रिसोर्सेज का इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा हो जाता है। इंडिया हैज़ 4% ऑफ द वर्ल्ड फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। रिवर्स आर मेनली रेन फेड ड्यू टू मानसून। इंडिया के पास वर्ल्ड के फ्रेश वाटर का लगभग 4% हिस्सा है। पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो ये काफ़ी लिमिटेड सोर्स है।
इंडिया की ज़्यादातर रिवर्स मानसून रेनफॉल पर डिपेंड करती हैं, इसीलिए अगर मानसून वीक हो जाए तो सीधा इम्पैक्ट पानी और एग्रीकल्चर पर पड़ता है। अब हम देखते हैं मेजर रिवर सिस्टम्स। सबसे पहले है गंगा, जो लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की और इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। दूसरी है ब्रह्मपुत्रा, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए बहुत क्रूशियल है और हाई वाटर वॉल्यूम और फ्लड्स के लिए भी फेमस है। तीसरी है गोदावरी, जो लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, इसलिए इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। और कृष्णा, नर्मदा, महानदी, ये सब पेनिनसुलर इंडिया की इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। अब कुछ फैक्ट्स देख लो। लार्जेस्ट रिवर बेसिन है गंगा बेसिन। तमिलनाडु गेट्स रेन मेनली फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मानसून। और एक यूनिक फैक्ट है, तमिलनाडु को ज़्यादा रेनफॉल नॉर्थ ईस्ट मानसून से मिलती है, ना कि साउथ वेस्ट मानसून से। अब बात करते हैं एनर्जी रिसोर्सेज की। एनर्जी ड्राइव्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडस्ट्री हो, ट्रांसपोर्ट हो, जहाँ हमारी डेली लाइफ हो, सब कुछ एनर्जी पर डिपेंड करता है। टाइप्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। पहला है कन्वेंशनल एनर्जी। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये मोस्टली नॉन रिन्यूएबल हैं, मतलब एक बार ख़त्म हो गए तो दोबारा बनने में लाखों साल लगते हैं। इंडिया में कोल अभी भी सबसे अबंडेंट एनर्जी रिसोर्स है और थर्मल पावर जनरेशन का मेजर बेस है। दूसरा है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। सोलर, विंड, हाइड्रो पावर, बायोमास, रिन्यूएबल एंड इको फ्रेंडली। ये रिन्यूएबल हैं और इको फ्रेंडली भी, इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन माने जाते हैं। अब कुछ फैक्ट्स देख लो। लार्जेस्ट सोलर पार्क बाडला राजस्थान में। लार्जेस्ट विंड फार्म मपंडला तमिलनाडु में। कोल इज द मोस्ट अबंडेंट एनर्जी रिसोर्स इन इंडिया। इंडिया इज अमंग टॉप प्रोड्यूसर ऑफ सोलर एंड विंड एनर्जी। एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। अब फाइनली आते हैं इंडिया के बैकबोन पर, मतलब एग्रीकल्चर पर। इंडिया का अराउंड 45% वर्क फोर्स एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है। मेजर क्रॉप सीजन्स। पहला है खरीफ सीजन, ये जून और अक्टूबर के समय पर होता है। ये डिपेंडेंट होता है मॉनसून रेनफॉल के ऊपर। इसमें मेन क्रॉप्स होती हैं राइस, मेज और कॉटन। दूसरा है रावी सीजन, ये अक्टूबर और मार्च के समय पर होता है। इसमें मेन क्रॉप्स होती हैं बीट, मस्टर्ड और ग्राम। तीसरा है जैद सीजन, ये अप्रैल और जून के समय पर होता है, मतलब बिटवीन रावी एंड खरीफ सीजन। इसमें मेन क्रॉप्स होती हैं वाटरमेलन, कुकम्बर। तो स्टूडेंट्स, अब आते हैं इंडिया के सबसे इम्पॉर्टेंट और फ्यूचरिस्टिक टॉपिक पर, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। वाई वी नीड सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। सिंपल बात समझो, अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर यूज करते गए तो उनका डिप्लीशन होगा, मतलब वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे और इसका रिजल्ट होता है डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन, सॉइल इरोजन जैसे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। नीड फॉर कंजर्वेशन। पहला है सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, जितनी ज़रूरत है उतना ही यूज़ करें। दूसरा है एफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, नए पेड़ लगाना और एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट को बचाना। तीसरा है वाटर कंजर्वेशन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, आज पानी बचाएंगे तभी कल बचेगा। यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, विंड, हाइड्रो पावर जैसे क्लीन सोर्स अडॉप्ट करना। फॉलो 3 RS, मतलब रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। ये हर सिटीजन की डेली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गोल हमारा क्लियर है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन, मतलब आज की नीड भी पूरी हो और फ्यूचर के लिए भी रिसोर्सेज सेफ रहें। यही है रियल बैलेंस प्रोग्रेस और नेचर के बीच। अब हम इस चैप्टर का कंक्लूजन समझते हैं। इंडिया का क्लाइमेट डिसाइड करता है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन, इसलिए क्लाइमेट और रिसोर्सेज मिलकर शेप करते हैं हमारा एग्रीकल्चर, हमारी इकॉनमी, हमारे सेटलमेंट पैटर्न्स और ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अगर हम इनका बैलेंस और सस्टेनेबल यूज़ करें तो इंडिया का फ्यूचर ब्राइट भी होगा और सिक्योर भी। याद रखिए स्टूडेंट्स, क्लाइमेट शेप नेचर एंड नेचर सस्टेन लाइफ। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब टाइम है नॉलेज को टेस्ट करने का। मैं लेके आया हूँ आपके लिए 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में डायरेक्ट या ट्विस्टेड फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। तो गेट्स रेडी, लेट्स बिगिन द MCQ राउंड। पहला क्वेश्चन है, इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज अ कंट्री विद अ ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट मेनली बिकॉज ऑफ। इसका मतलब है इंडिया को ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट वाला देश क्यों कहा जाता है।
पहला ऑप्शन है हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, दूसरा है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स, तीसरा है प्रेजेंस ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, चौथा है लोकेशन नियर द इक्वेटर। इसमें सही ऑप्शन है बी ऑप्शन, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। बिकॉज इंडिया में हवाओं की डायरेक्शन हर सीजन में चेंज होती है। समर में हवा समुद्र से ज़मीन की तरफ आती है और बारिश लाती है। विंटर में ज़मीन से समुद्र की तरफ जाती है। इसी सीजनल विंड रिवर्सल को मॉनसून कहते हैं। इसलिए इंडिया का क्लाइमेट ट्रॉपिकल मॉनसून है। दूसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ आर इंक्लूडेड इन द कोल्ड वेदर सीजन इन इंडिया। इंडिया में कोल्ड वेदर सीजन मेनली कौन से मंथ में होता है। ऑप्शन है आपके दिसंबर से जनवरी, जनवरी से फरवरी, नवंबर से दिसंबर, फरवरी से मार्च। सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दिसंबर से जनवरी। क्योंकि इंडिया में विंटर सीजन दिसंबर से फरवरी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ठंड दिसंबर से जनवरी में पड़ती है। इसलिए करेक्ट आंसर वही माना जाता है। थर्ड क्वेश्चन है द साउथ वेस्ट मानसून कंट्रीब्यूट्स अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच ऑफ इंडियाज एनुअल रेनफॉल। ऑप्शन है आपके पास 40 to 50%, 50 to 60%, 60 to 70%, 75 to 90%। जे हमने पीछे पढ़ा है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 75 to 90%। क्योंकि इंडिया की मैक्सिमम रेनफॉल जून से सितंबर के बीच होती है, जो साउथ वेस्ट मानसून से आती है। इससे इंडिया को लगभग 75 से 90% एनुअल रेनफॉल मिलती है। इसलिए इसका आंसर डी ऑप्शन है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा रेनफॉल इन तमिलनाडु ड्यूरिंग विंटर इज मेनली काज्ड बाय। पहला ऑप्शन है साउथ वेस्ट मानसून, दूसरा ऑप्शन है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, तीसरा ऑप्शन है नॉर्थ ईस्ट मानसून, चौथा ऑप्शन है लोकल कन्वेक्शनल रेनफॉल। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, नॉर्थ ईस्ट मानसून। क्योंकि विंटर में साउथ ईस्ट मानसून वीक हो जाता है, तब नॉर्थ ईस्ट मानसून बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर लेकर तमिलनाडु कोस्ट पर रेनफॉल करवाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा विच लैटिट्यूड पासिस ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया। इक्वेटर, आर्टिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इसका सही आंसर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सिक्स क्वेश्चन है हमारा द हिमालयाज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियाज क्लाइमेट बिकॉज दे अट्रैक्ट मानसून विंड्स, ब्लॉक कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया, का साइक्लोनिक फ्रॉम्स, इंक्रीज कोस्टल रेनफॉल। तो इसका सही आंसर है ब्लॉक कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया। इसकी एक्सप्लेनेशन है हिमालय सेंट्रल एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को इंडिया में आने से रोक देते हैं। अगर हिमालयास ना होते तो नॉर्थ इंडिया बहुत ज़्यादा ठंडा होता। सेवन्थ क्वेश्चन है हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस मेनली अफेक्ट विच रीजन ऑफ इंडिया। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, डेक्कन प्लेट्यू, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो इसका सही आंसर है नॉर्थ वेस्ट इंडिया। क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे नॉर्थ वेस्ट इंडिया के एरियाज में विंटर रेनफॉल और स्नोफॉल करवाते हैं। एट्थ क्वेश्चन है हमारा विच प्लेस इज नोन एज द वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। ये हमने पहले भी पढ़ा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, माओ सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है इन कोपन्स क्लासिफिकेशन द डोमिनेंट क्लाइमेट टाइप ऑफ इंडिया इज मेडिटेरेनियन, इक्वेटोरियल, ट्रॉपिकल मानसून, टीपी। इसका सही आंसर है ट्रॉपिकल मानसून। क्योंकि इंडिया का क्लाइमेट मेनली मानसून विंड्स और सीजनल रेनफॉल पर डिपेंड करता है, इसलिए कोपन सिस्टम में इंडिया को ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10th है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एवाइटिक रिसोर्स। इसमें कोल, पेट्रोलियम दोनों वाइटिक रिसोर्स हैं और फॉरेस्ट भी वाइटिक रिसोर्स है। इसलिए हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, वाटर। वाटर नॉन लिविंग है, इसलिए ये वाइटिक रिसोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल एंड पेट्रोलियम आर क्लासिफाइड एज। पहला ऑप्शन है अवाइटिक एंड रिन्यूएबल, बायोटिक एंड रिन्यूएबल, बायोटिक एंड नॉन रिन्यूएबल, एवाइटिक एंड नॉन रिन्यूएबल। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, बायोटिक एंड नॉन रिन्यूएबल। क्योंकि कोल और पेट्रोलियम लाखों साल पहले के प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन से बने होते हैं, इसलिए ओरिजिन के बेसिस पर ये बायोटिक रिसोर्सेज माने जाते हैं। ये रिसोर्सेज दोबारा जल्दी नहीं बनते, इसलिए ये नॉन रिन्यूएबल होते हैं। इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज फॉरेस्ट कवर इज अप्रॉक्सीमेटली 15%, 22%, 24% या 33%। इसका सही आंसर है
ऑप्शन बी 22%। शायद पहले हमने जो पढ़ा था इंडियन फॉरेस्ट कवर, वहाँ 24% लिखा था। अब वहाँ पर करेक्ट कर देना, 21 या 22% है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया। ये आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए, मध्य प्रदेश हैज़ लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। इसका करेक्ट आंसर है आयरन ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया रैंक्स इन द वर्ल्ड इन बॉक्साइट प्रोडक्शन। ये हमने अभी पहले पढ़ा था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। इंडिया दुनिया में बॉक्साइट प्रोडक्शन में 5th रैंक पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉन्गेस्ट रिवर एंटायरली विद इन इंडिया इज। इसका करेक्ट आंसर है गोदावरी। गोदावरी नदी पूरी तरह इंडिया के अंदर फ्लो करती है और इसी कैटेगरी में ये सबसे लंबी रिवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रॉप इज मेनली ग्रोन ड्यूरिंग द रावी सीजन। राइस, कॉटन, बीट या जूट। इसका राइट आंसर है बीट। रावी क्रॉप्स विंटर सीजन में उगाए जाते हैं और बीट सबसे इंपॉर्टेंट रावी क्रॉप है। नेक्स्ट है, द लार्जेस्ट सोलर पावर पार्क इन इंडिया इज लोकेटेड एज। ये भी हमने पहले पढ़ा है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बाडला। ये राजस्थान में है। बाडला सोलर पार्क इंडिया का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स। पहला ऑप्शन, मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ओनली, डेवलपमेंट विदाउट हार्मिंग फ्यूचर नीड्स, कंजर्वेशन विदाउट डेवलपमेंट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डेवलपमेंट विदाउट हार्मिंग फ्यूचर नीड्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है आज की नीड पूरी करना बिना फ्यूचर जनरेशन के रिसोर्स खत्म किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन द कॉज ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून इन इंडिया। डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी, प्रेजेंस ऑफ हिमालयाज, रोटेशन ऑफ अर्थ, ओशियन करंट। समर में लैंड जल्दी गर्म होकर लो प्रेशर बनाती है। इस वजह से सी से लैंड की तरफ मॉइस्चर लेके विंड्स आती हैं जिससे साउथ वेस्ट मानसून होता है। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉर्थवर्ड शिफ्ट ऑफ द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ ड्यूरिंग समर रिजल्ट इन। पहला ऑप्शन है रिट्रीटिंग मानसून, ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, साइक्लोन स्टॉर्म्स। मैं आपको पहले इसका आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। अब इसकी एक्सप्लेनेशन सुन लो। समर के दौरान सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है जिसके कारण ITCZ नॉर्थवर्ड शिफ्ट होकर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर आ जाता है। इससे नॉर्दर्न इंडिया में लो प्रेशर डेवलप होता है और साउदर्न हेमिस्फेयर की ट्रेड विंड्स डायरेक्शन चेंज करके साउथ वेस्ट मानसून विंड्स बन जाती हैं। इस प्रोसेस को साउथ वेस्ट मानसून का ऑनसेट कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिसीव्स रेनफॉल मेनली फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट मानसून। पहला ऑप्शन है कोची, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, चेन्नई। बिकॉज नॉर्थ ईस्ट मानसून अक्टूबर से दिसंबर के बीच होता है। इस टाइम विंड्स लैंड से सी की तरफ जाती हैं लेकिन बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर उठाकर तमिलनाडु कोस्ट पर रेनफॉल करवाती हैं। चेन्नई को मैक्सिमम रेनफॉल नॉर्थ ईस्ट मानसून से मिलती है। कोची, मुंबई, कोलकाता में मेनली साउथ वेस्ट मानसून में रेनफॉल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हार्ड ड्राई विंड ब्लोइंग ड्यूरिंग समर इन नॉर्दर्न इंडिया इज नोन एज। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, लू। अब लास्ट क्वेश्चन है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ओरिजिनेट फ्रॉम वे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, मेडिटेरेनियन सी, कैस्पियन सी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, मेडिटेरेनियन सी। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा इंडिया क्लाइमेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर। इस चैप्टर में हमने कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ इंपॉर्टेंट MCQs को पढ़ा। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट सीरीज टॉपिक मिस ना हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडियाज़ पॉलिटिकल सिस्टम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, जय हिंद।